हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडेज टॉपिक इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए शुरू करते हैं। सरल रेखा में गति। सबसे पहला चीज जो हमको इसमें पढ़ना है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए रहते हैं, है ना, एक निर्देश तंत्र चाहिए। ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, तो हम चेंज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देश तंत्र, एंड द सेकंड वन इज क्लॉक या घड़ी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं, आराम से चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो जैसा कि आपने 10th में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, 10वीं में, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, निर्देशांक तंत्र, उनमें बेसिकली हम तीन एक्सेस लेते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इसी बोर्ड के प्लेन पर है ना। तो इस बोर्ड में जो राइट साइड इस तरफ का जो डिस्टेंस है, उसको अगर हमको देखना है तो किसके अलोंग आएगा, एक्स एक्सेस के अलोंग, है ना। अगर लेफ्ट साइड डिस्टेंस जाएंगे इसी एक्स एक्सेस के लिए तो नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर अगर कोई डिस्टेंस लेना है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे डिस्टेंस लेना है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस लेना है आपको इस डायरेक्शन में, आपकी तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस, जिसको यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, है ना, पोजिशंस को डिफाइन करने के लिए। सपोज करें कि यहां पर एक चीटी है, ये एक चीटी है यहाँ पर, है ना, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। दिस इज चीटी ए। और यहां पर इसके ऊपर में एक दूसरी चीटी, ये है चीटी बी। ठीक है। यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब देखें, ये जो चीटी ए है, इसका पोजीशन या इसका डिस्टेंस कहां से लिया हमने, ये एक फिक्स पॉइंट से लिया। कहां से लिया है, ये एक फिक्स पॉइंट से लिया गया है इसका डिस्टेंस। और ये जो फिक्स पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रेफरेंस पॉइंट। ये सब जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए रेलवे में। अभी आगे की स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु। कौन सा पॉइंट है ये, जहां से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तो चाहिए ना डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज फिक्स्ड, है ना। इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसके और भी नाम है, और क्या नाम है इसे, इसी को ओरिजिन भी कहते हैं, मतलब मूल बिंदु। ठीक है, जहां से आप सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं। तो इस चीटी ए का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 10 सेंटीमीटर सॉरी। और ये जो चीटी बी दिख रहा है, उसके दो डिस्टेंस दिए गए हैं आपके, आई मीन एक्स एक्सिस में आपको चीटी बी तक जाने के लिए क्या करना है, पहले आप एक्स एक्सिस में 10 सेंटीमीटर बढ़ेंगे और फिर वाई एक्सिस में कितना बढ़ेंगे, 20 सेंटीमीटर। देखिए, एक्स एक्सिस में 10 सेंटीमीटर, फिर वाई एक्सिस में 20 सेंटीमीटर, तो आप चीटी बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो पोजीशन का आपको पता है, अगर चीटी ए का पोजीशन बताना है तो मैथ्स में एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। तो चीटी ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस में आप कितना बढ़े, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखा मैंने 10। क्या वाई एक्सिस में बढ़ना पड़ा क्या चीटी ए के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही है। तो क्या लिखेंगे, 0। अगर सपोज करिए यहां पर आपने 1 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा कि आप एक्स एक्सिस में पहले 10 गए और फिर वाई एक्सिस में कितना चले गए, ऊपर। अब बताइए, चीटी ऊपर है क्या, नहीं है ना, वो तो इसी एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में ना आप ऊपर बढ़े हैं ना नीचे बढ़े, इसलिए क्या लिखा, 0। और क्या आप इस डिस्टेंस इस तरफ बढ़े हैं क्या, बोर्ड के लंबवत या परपेंडिकुलर नहीं बढ़े हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये पोजीशन हो गया चीटी ए का, है ना। इस चीटी ए का जो क्या बोलना चाहिए, स्थिति है, वो हो गया। अब आ जाते हैं बी में। तो बी में देखिए कैसे लोकेट करेंगे, पहले एक्स एक्सिस में कितना बढ़ेंगे, 10, और फिर वाई एक्सिस में कितना बढ़ेंगे, 20। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 10, 20, 0, निर्देशांक जो है।
क्लियर है। और इसी बोर्ड के प्लेन पर है, इसलिए z एक्सिस को क्या रखा 0। अगर इस तरफ आती तो z एक्सिस का भी कुछ वैल्यू आता। तो ये हमने पोजीशन डिफाइन किया, है ना। तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत क्यों पड़ रहा है। तो पहला चीज पोजीशन डिफाइन करने के लिए। दूसरा चीज इसमें एक चीज और आया है, रेफरेंस पॉइंट। जिस फिक्स पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, दिस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। अब सपोज करें अभी तो चींटी रुकी हुई है, अब चींटी जब चलना चालू करेगी, है ना, तो कौन सी चींटी किस रेट से चल रही है, यानी किसकी स्पीड ज्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एक टाइम मेजरिंग मशीन चाहिए कि दिए गए टाइम इंटरवल में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए। तो क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जब क्लॉक को भी जोड़ दिया जाता है ना, ये क्लॉक है, इस क्लॉक को भी जोड़ दिया जाता है जब इस ठीक है, ये क्लॉक हो गया। तब ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस क्लॉक। ठीक है, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितना जानकारी अभी आपको मिला है दिस इज सफिशिएंट, और इतना आपको पढ़ना ही है क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। क्लियर। तो कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर आए हैं, पहला चीज आया है पोजीशन। पोजीशन के लिए 3 एक्सिस चाहिए, एक्स वाई और जेड, और एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। दूसरा, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमको टाइम देखना पड़ेगा, और टाइम देखने के लिए एक टाइम मेजरिंग डिवाइस चाहिए जिसे हम क्लॉक कहते हैं। तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दिस इज स्लाइड 1। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर मोशन में भी हो सकता है, और वही ऑब्जेक्ट उसी टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल केस है, उससे समझते हैं कि ये जो बस है ये यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सपोज करें कोई मदर है और वो अपने बच्चों को यहां पर स्कूल बस में बैठाने के लिए ड्रॉप करने आई है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब बस जो है वो मोशन में आ गई। ठीक है, और जब बस मोशन में आ गई तो बच्चे जो है वो मम्मी को बाय बाय इस तरीके से कर रहे हैं, और सपोज करें कि कुछ इंस्टेंट तक इसका जो स्पीड है बस का वो होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये बस की स्पीड है ना। मम्मी कहां पर खड़ी है, ग्राउंड पर है, और बस जो है वो मोशन में आ चुका है। अब यहां पर देखिए हम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर सकते हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे ले लेंगे, बस को। तो चलिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 में बनाने जा रहा हूं। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1। ये एक्स एक्सिस हो गया इसका, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, और ये यहां पर हो गया इसका जेड एक्सिस। सो वी कॉल इट एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1। तो दिस इज FR1। ऐसा ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम और कहां पर बना सकते हैं, ग्राउंड में, है ना। ये हो गया ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स वाई, और ये हो गया जेड। सो दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2। ठीक है, तो मम्मी कहां पर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 मतलब ग्राउंड पर है, और बस जो है वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया। तो देयर आर 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। FR1 किसको लिया हमने, बस को लिया। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 किसको लिया, ग्राउंड को। हमेशा याद रखें क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं दिया है तो आप उस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को लेकर के चलेंगे। ठीक है, या ऑब्जेक्ट जिस भी चीज पर बैठी रखा हुआ है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के चलेंगे। जैसे यहां पर बच्चे बस पर हैं तो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले लिया, बस को। मम्मी ग्राउंड पर है तो हमने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले लिया, ग्राउंड को। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट अस सपोज यहां पर ये जो बच्चे आज दिख रहे हैं इनमें से मैंने मान लिया कि दिस इज राजू, है ना, और ये जो है दिस इज अंजलि। क्लियर है। अब देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं दिस इज एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये जो अभी हमने पढ़ा था, है ना, संदर्भ बिंदु, ओरिजिन जिसे कहा था। ठीक है, अब राजू और अंजलि इस बस पर बैठे हुए हैं, बस पूरा का पूरा मूव कर रहा है विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए बस का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब राजू को और अंजलि का अगर हमको पोजीशन देखना है तो कहां से देखेंगे, इसी पॉइंट से देखेंगे, इस वाले पॉइंट से।
तो क्या इस पॉइंट से इन दोनों के पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है क्या टाइम के साथ? नहीं, ये दोनों अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो राजू कहें या अंजलि कहें, अगर बस के रेफरेंस में देखें तो राजू इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 मतलब बस के फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो राजू कैसा है? रेस्ट में है। इवन अंजलि भी कैसी है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि यहां से इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। जैसे जैसे बस चलते जा रही है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अब उनके बस के साथ क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज राजू के पोजीशन में नहीं आ रहा है। ये पहले भी इससे जितने डिस्टेंस पर था उतने डिस्टेंस पर है। हाँ, अगर ये बस के अंदर चलने लगेगा तो फिर पोजीशन में चेंज आएगा। तो राजू कैसे हो गया? रेस्ट में हो गया। अब एक चीज और समझेंगे, जब राजू अंजलि को अगर देखेगा पीछे मुड़ करके तो अंजलि भी अपनी जगह पर बैठी हुई ही दिखेगी उसको, है ना। तो अंजलि जो राजू के रिस्पेक्ट में कैसी हो गई? रेस्ट में हो गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे जब तक वो दोनों अपने अपने सीट पर बैठे रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? अगर इस राजू को ऑब्जर्व किया जाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 से, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 मतलब किस फ्रेम की बात हो रही है? ग्राउंड से, मतलब अर्थ से, जमीन या पृथ्वी से, जहां पर मम्मी है। तो जब अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो यही राजू जो रेस्ट में था बस के रिस्पेक्ट में, अब वो किस में दिखेगा आपको? मोशन में दिखेगा दोस्तों, है ना। तो राजू इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2। मतलब कि किसकी बात हो रही है? मम्मी के रिस्पेक्ट में राजू किस में दिख रहा है? मोशन में। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जब ये यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो ये बिल्कुल आगे जाता हुआ दिख रहा है ना, बस है कि नहीं। बट अंजलि राजू को देखेगी तो राजू वहीं का वहीं दिखेगा, है ना। तो किस रेफरेंस से आप देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। सेम राजू सेम टाइम पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ, तो कभी भी रेस्ट और मोशन जब हम कहते हैं तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि आप उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन मैनी केसेस ऑब्जर्वर जो है ना वो अपने आप को ही क्या मान लेता है? रेफरेंस पॉइंट मान लेता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, संदर्भ बिंदु। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी आंखें देख रही है तो हम अपने हिसाब से उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। प्लेटफॉर्म में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ट्रेन अगर जाती हुई दिख रही है तो सारे पैसेंजर्स उसको मोशन में दिखेंगे, क्योंकि वो अपने आंखों के रिस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर ही इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑब्जर्वर ही क्या हो जाता है दोस्तों? रेफरेंस पॉइंट। प्रेक्षक जो है वही संदर्भ बिंदु हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने रेफरेंस में ही उनको आगे आता जाता है या इस तरीके से चीजों को देखते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप समझिएगा जो कि पद्मश्री है प्रोफेसर एस सी वर्मा सर, उनने बताया था एक कॉन्फ्रेंस में। मैं आपसे शेयर करता हूं कि देखिए, जब कभी जैसे कोई दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, है ना, या आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, इमेजिन करिए, तो हम ये नहीं देखिए, अब हम अगर ग्राउंड पर है तो हम क्या कह रहे हैं? भाई आगरा तो एक जगह फिक्स है ना। सपोज करिए ये क्या दिख रहा है? दिस इज आगरा, और ये यहाँ पर क्या है? ट्रेन। अब अगर हम ग्राउंड में हैं तो ट्रेन इसकी तरफ मूव कर रही है, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन इसकी तरफ मूव कर रही है। तो आगरा तो फिक्स है बट ट्रेन मूव कर रहा है, ये हम कब कह रहे हैं? जब हम ग्राउंड पर हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो जितने पैसेंजर्स ट्रेन पर हैं वो सब में आप जनरली देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन करते हैं, आगरा आया क्या, है ना। या आप किसी भी स्टेशन में जा रहे हैं, कोई वडोदरा जा रहा है तो क्या बोलेगा? वडोदरा आया क्या। या हम जनरली ये पूछते हैं कि कौन सा स्टेशन आया। तो आप खुद सोचें, स्टेशन आ रहा है कि आप जा रहे हैं। फिर से वही चीज, अगर अभी हम जैसे कि भाई मैं ग्राउंड पर हूं तो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं, भाई आगरा फिक्स जगह पर है, स्टेशन फिक्स है, ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन यही मैं जब ट्रेन पर बैठ जाऊंगा तो मैं ये पूछता हूं कि कौन से स्टेशन आया। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं? अपने आप को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और जब हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है स्टेशन और ट्रेन के बीच का वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आगरा, वी से दैट आगरा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस।
हम ये नहीं कहते कि हम आगरा की तरफ जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आगरा हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट किसको मान लिया, अपने आप को माना, और रेफरेंस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, फिक्स। तो जब ये फिक्स हो गया तो ऐसा अपीयर होगा कि आगरा इस तरफ आ रहा है, मतलब स्टेशन आपके करीब आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस पॉइंट का। हम अपने आप को फिक्स मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो हम ये कहते हैं कि स्टेशन हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। और यही जब हम ग्राउंड पर रहते हैं तो हमको दिखता है कि स्टेशन फिक्स है, ट्रेन बढ़ रहा है। तो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कहना, रेस्ट में कहना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इसलिए इस चैप्टर का एक जनरल आइडिया देने के लिए ये डिस्कशन में लेना बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसी पोजीशन में और भी कुछ हम देखेंगे। तो पोजीशन हम समझ चुके हैं, है ना। अब जो पोजीशन में देखिए, अभी पोजीशन देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा, अब देखने जा रहे हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सेक्शन 1 कंप्लीट है ना। सेक्शन 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्चुअली वो सेक्शन 1 और 2 के कंबाइंड टॉपिक्स दोनों को मिला करके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सेक्शन 1 के बाद अब सेक्शन 2 के टॉपिक्स देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर दोनों के जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो सेक्शन 2 में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है दोस्तों डिस्टेंस, जिसे कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पहले भी पढ़ा हुआ है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, और वो फीचर्स जो है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला चीज कि डिस्टेंस होता क्या है ना, तो सबसे पहला चीज समझते हैं कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ एनी जर्नी, ऑफ एनी जर्नी, किसी भी यात्रा में जो वास्तविक पथ की लंबाई है वो दूरी कहलाती है। अब वास्तविक पथ मतलब एक्चुअल पाथ जो है, मतलब आप रास्ता का शेप जैसा भी हो, उस पूरे शेप या उस पूरे पाथ का जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ये पहला पॉइंट। अब इसी पॉइंट से एक चीज ये समझ में आ जाता है कि अगर आपने मतलब आप एक जगह से चलना चालू करते हैं और फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो जो लेंथ आएगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है ना। 1 मीटर, 2 मीटर या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरीके से कभी भी वो लेंथ नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट जर्नी कर ही नहीं रहा है, रेस्ट पर एक जगह पर ही बना हुआ है, तो 0 हो जाएगा डिस्टेंस, बट नेगेटिव होने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं है ना। थर्ड पॉइंट जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, है ना, अदिश राशि, ठीक है। दो प्रकार से पढ़ते हैं ना, एक अदिश और एक सदिश, स्केलर और वेक्टर। तो ये कैसा है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। फिर आ जाते हैं एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट होता है इसका मीटर, ठीक है। SI यूनिट इज मीटर, दैट इज 1 स्मॉल m, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी यूनिट्स हैं, तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले जो लेक्चर है उससे आप गुजर जाएंगे तो बहुत सारे इसके यूनिट्स और भी हैं, माइल्स है, नॉटिकल माइल्स, वो सब आपको पता चल जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सारा उस लेक्चर में डील किया गया है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पार्ट 1 है उसमें। और सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस है डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है m0, देखिए मीटर बस आया है ना, तो L⁻⁴ T0, ठीक है। किलोग्राम सेकंड ये सब का तो जरूरत है नहीं। तो ये हो गया डिस्टेंस के आपके कुछ फीचर्स हो गए। अब डिस्टेंस के बाद जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर दोनों को कंबाइंड पढ़ना जरूरी होता है ना, चाहे डिस्टेंस हो चाहे फिर डिस्प्लेसमेंट हो। एक ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक ही सिचुएशन, उसमें आपको एक बार डिस्टेंस निकालने को कहा जाएगा और एक बार डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा जाएगा। तो चलिए अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट पहले, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इज विस्थापन, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और व्हाट इज विस्थापन, तो पहले इसको डिफाइन किया जाता है, दैट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन,
ठीक है, तो स्थिति में जो परिवर्तन है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, चेंज इन पोजीशन। अच्छा, इसको समझ भी लेते हैं कि चेंज इन पोजीशन मतलब ये कहना क्या चाह रहा है ना। चलिए देखिए, अब सपोज करें हमको देखो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति, इसलिए मैंने सरल रेखा बना दिया। अब जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो उसके पास कितने ऑप्शन है ट्रेवल करने के लिए, या तो वो आगे चले जाए या तो वो उसी लाइन में पीछे आ जाए। अब इसी लाइन में अगर कोई पर्सन है, उसे हम कह दें कि भाई आपको इसी लाइन पर चलना है, तो या तो वो आगे जा सकता है इस लाइन में या तो वो पीछे आ सकता है, कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं क्योंकि इसी लाइन पर ही चलना है। तो चैप्टर हमको बिल्कुल कंस्ट्रेंट करता है कि इसी लाइन पर ही हमको अपने मोशन को बनाए रखना है। तो यहां पर कुछ डिफरेंट हम केसेस ले लेते हैं। सपोज करें मैंने यहां पर एक ओरिजिन लिया, तो दिस इज ओरिजिन, इसको क्या ले लिया हमने, ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि यहां पर कोई पर्सन है यहां पर, ठीक है। वो पहले यहां पर कुछ डिस्टेंस पर था, लेट अस सपोज वो था कितने पर, 1 मीटर, और ये जो देख पा रहे हैं आप, दिस इज एक्चुअली ओरिजिन। ये क्या हो गया दोस्तों, ओरिजिन हो गया। अब ये पर्सन क्या हुआ, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा आगे चले गया, ये पर्सन क्या किया, थोड़ा सा आगे हो गया ये, हाँ, ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, दिस इज 2 मीटर। इसके दो पोजीशंस हो गए, लेट अस सपोज इस वाला पोजीशन ये हो गया और ये पोजीशन हो गया 2 मीटर। तो चेंज इन पोजीशन कितना आ जाएगा इसका बताएंगे, है ना। चेंज इन पोजीशन कुछ आएगा ना इसके लिए, तो जो चेंज इन पोजीशन आएगा इस वाले केस में वो क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन बी माइनस पोजीशन ए, उसको लिखेंगे कैसे, दिस इज एक्स बी और ये हो गया एक्स ए। तो चेंज इन पोजीशन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो बी का पोजीशन कितना है 2 मीटर और ए का पोजीशन कितना है 1 मीटर, तो दिस इज 2 मीटर माइनस 1 मीटर और ये आ जाएगा दिस इज 1 मीटर, मतलब प्लस में आया। तो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस 1 मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाती है। तो प्लस 1 मीटर क्या कहला रहा है, देखिए ये जो एक्स ए है एक्चुअली ये इसका इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक स्थिति, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है प्लस 1 मीटर। अब देखें प्लस अपने आप में एक मीनिंग लिया हुआ है, राइट साइड को हमने क्या लिया हुआ है यहां पर प्लस, और लेफ्ट साइड को क्या लिया, ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो गया पॉजिटिव, और अगर वो इस तरफ मूव करता तो वो क्या हो जाता नेगेटिव। मैंने बताया ना आपको स्ट्रेट लाइन में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा या तो वो पीछे आएगा, आगे बढ़ेगा तो प्लस लेंगे और पीछे आएगा तो माइनस लेंगे। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट आया कितना प्लस 1 मीटर, इसका मतलब ये जो बंदा है अपने इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर बढ़ा है, मगर किस तरफ बढ़ा है, राइट की लेफ्ट, राइट साइड। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लगा है प्लस, तो ये साइन का मतलब है। अब आप देखें यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी पॉजिटिव हुआ, है ना। अब सपोज करें मैं दूसरा केस लेता हूं कि ये अभी तो राइट साइड गए तो किधर हो गया, वो बी की तरफ गया, ये लेफ्ट साइड भी तो आ सकता था। तो लेट अस सपोज यहां पर एक हम एक्ससी लेते हैं और क्या देखते हैं कि एक्ससी में जैसे सपोज करिए फिर से नया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छे से डिटेल से चीजें हो रही हैं, आराम से रिलैक्स मोड में समझते चले। सपोज करें ये एक्स ए है, इसका इनिशियल पोजीशन, ये ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है ये 2 मीटर, ठीक है। अच्छा ये इस तरफ लेफ्ट साइड मूव करता जा रहा है, तो अब कुछ देर के बाद ये चलते चलते कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। लेट अस सपोज पोजीशन कितना हो गया एक्स ए और ये कितना है, दिस इज 1 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन पहले कहां पर था, ए पर था 2 मीटर, फाइनल पोजीशन इज 1 मीटर। तो इस केस में अगर आप निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तो क्या निकल करके आएगा, देखिए इस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या निकल करके आएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज एक्स बी
माइनस एक्स ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। कभी भी दोस्तों फिजिक्स में जब कभी भी चेंज आता है ना, तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो एक्स बी है ना, अच्छा एक मिनट, ये एक्स ए है, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स बी होगा, है ना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली करेक्शन है इसमें, दिस इज एक्स बी, ये फाइनल पोजीशन है इसका। तो एक्स बी कितना है देखेंगे 1 मीटर, माइनस एक्स ए कितना है 2 मीटर, तो ये कितना आएगा -1 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन कितना हुआ 1 मीटर हुआ, बट ये माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन हमने किस डायरेक्शन को माइनस लिया, लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो 1 मीटर खसका है, शिफ्ट हुआ किस तरफ, लेफ्ट साइड। अगर प्लस होता जैसे कि पिछले केस में था तो राइट साइड, और माइनस है मतलब किस तरफ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, लेट अस सपोज पर्सन ए से बी में गया और वापस फिर ए में आ जाता, तो उसका पोजीशन फिर से कितना हो जाता, 2 मीटर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता, जिससे कि उसका फिर चेंज इन पोजीशन क्या हो जाता, 0, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0। तो यहां से कंक्लूजन जो निकल करके आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूजन है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है ना। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। और चूंकि इसमें डायरेक्शन का रोल है, एक सिग्निफिकेंट रोल है ना, ठीक है, दिशा इसमें एक सार्थक भूमिका निभा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि है। और है तो आखिर में एक्चुअल में ये लेंथ ही है, बट ये लेंथ किस डायरेक्शन में है उसको भी बता रहा है ना सॉरी तो यहां पर इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है ऐसा यूनिट, इसका भी मीटर ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो लेंथ ही, भले डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, सेम आएगा जो कि डिस्टेंस का था, मतलब m0 l1 t0, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t0। तो ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया डेफिनेशन, कि क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, कि डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट दो चीजों से मिलकर के बना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन की जो बात हो रही है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है ना। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब ये दोनों का स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। जब ये इसकी क्या बोलना चाहिए, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, मतलब परिमाण की, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन की परिमाण, है ना। या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी दो पॉइंट के बीच का, जब वो डिस्टेंस कैसा हो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो। आपने दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। जैसे सपोज करें दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मैं कहता हूं कि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट रूट निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप थोड़ा भी यहां से कर्व लेंगे तो वो जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह रहे हैं, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सरल रेखा दूरी है, मतलब दोनों बिंदुओं को आपने क्या कर दिया, एक सीधी रेखा से जोड़ दिया, तो जो डिस्टेंस निकल करके आएगा दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या होता है इसका, दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इसका डायरेक्शन है वो होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन।
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करें ये होम है, दिस इज होम ऑफ एनी स्टूडेंट, और यहां पर है उसका स्कूल, यहां पर है स्कूल। ठीक है, अब ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। अब ये बाई रोड सपोज करें कि ये यहां से ऐसे घूमते हुए गए और यहां पर गया, तो डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो इस पूरे पाथ की लंबाई को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस निकल करके आएगा। मगर आप निकालना चाहते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन जो कि होम है और फाइनल पोजीशन जो कि स्कूल है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर कोई मान लो राजू है, कोई स्टूडेंट है, तो राजू घर से चलना चालू किया, कहां पर पहुंच गए? स्कूल। तो कोई पूछता है कि जब राजू घर से स्कूल गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो उसका इनिशियल पोजीशन था होम और जो फाइनल पोजीशन था स्कूल, उन दोनों को आप क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वही कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। वही क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, मतलब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या देखा कि जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। तो इनिशियल पोजीशन ये रहा और फाइनल पोजीशन स्कूल रहा, तो उसकी ओर तो ये एरो लगा दिया हमने ऐसा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फ्रॉम होम टू स्कूल, इस डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है? हाँ, ये है। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस आएगा, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये जो ए बी का लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमने बता दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना? भले वो इस रास्ते से गया है, बट डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते से जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, बट डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। हर पाथ के लिए यहां से मैं अलग अलग पाथ आप बनाएंगे, दिस इज सपोज पाथ x, पाथ y, दिस इज पाथ z, इन सब के पाथ के लिए डिस्टेंस बदलेगा क्योंकि वो पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है जो डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट जो मैं की पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं उसको लिखेंगे आप कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये पहला नोट पॉइंट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब एक दूसरा आपको मैं की पॉइंट देने जा रहा हूं कि इन सभी पाथ में देखिए, लेट अस सपोज दिस इज पाथ x y z एंड दिस इज पाथ w, है ना, जो आपका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। इन सब में सबसे छोटा पाथ कौन सा है? जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, और वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो की पॉइंट क्या निकल करके आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है, और बाकी जितने भी पाथ आप देखेंगे उन सबका वैल्यू इस डिस्प्लेसमेंट के लेंथ के वैल्यू से ज्यादा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा रहेगा। और एक केस में बराबर भी हो सकता है। कौन से केस में? जब जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट होम से स्कूल जाए इसी W वाले पाथ से, स्ट्रेट रोड से, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होगा। ये चीज आप समझेंगे। अब इसी को थोड़ा सा मैथ से लगा दें और मैं डिस्टेंस को इस तरफ ला लूं, लेफ्ट साइड, तो ये ऊपर है तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर आप रेशो निकालेंगे, अनुपात, तो दोस्तों डिस्टेंस जब इधर गया, दोनों तरफ आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो हमेशा कैसा रहेगा? 1 या 1 से कम।
इसी को अगर पलट करके लिख दें कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कर दें, अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये सब छोटे छोटे चीज हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आप देख करके नोट्स बनाते चलें, ये सब के सब पूछे गए हैं और पूछ भी सकता है ना। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसलिए हमेशा वो कैसा रहेगा, डिस्टेंस से या तो कम रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, अच्छा किस केस में बराबर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, तो जब जो जर्नी है वो कैसी जर्नी हो, स्ट्रेट लाइन जर्नी। अब स्ट्रेट लाइन जर्नी है मतलब वो जर्नी कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन तो हम तो कह ही रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन जर्नी है तो कैसी हो जाएगी, एक डायरेक्शन में, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिडायरेक्शनल मोशन मतलब ऐसा मोशन जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे सपोज करें कि होम और स्कूल को कनेक्ट करने वाला ये जो रोड W है ये अवेलेबल है ना। तो जो राजू है स्टूडेंट, वो होम से जर्नी चालू की और सीधा इसी रोड से चलते 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 कहां चले गया, स्कूल पहुंच गया। तो इस केस में उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी इस स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऑलरेडी इस स्ट्रेट लाइन के बराबर है ही, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल एक पर्टिकुलर केस में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर देखें, ये जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव ये भी हो सकता है, हमने उनका रेशो भी देख लिया। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में। देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कि भाई कह रहा है कि एक जो वस्तु है वो कुछ दूरी तय करती है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, यदि हाँ तो एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हम पिछले केस में ही हमने देखा था कि मान लिया हमने कि ये होम है और ये स्कूल है ना। सो दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल। अब सुबह कोई गया होम से स्कूल और फिर कहां पर आ गया, स्कूल से होम। क्लियर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम। तो दिस इज पाथ 1 का लेंथ हो गया और ये पाथ 2 का लेंथ हो गया। तो डिस्टेंस की बात करें तो जनरली डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें जिसको s से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन होम था, स्कूल गया, वापस फिर होम आ गया। तो इनिशियल और पोजीशन होम हो और फाइनल पोजीशन फिर से क्या हो गया, होम हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जब जब बराबर रहेगी, विस्थापन हो जाएगा 0, है ना। तो यहां पर इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो जब कभी भी कोई ऐसा जर्नी है कि आपने जर्नी चालू किया और फिर वापस आप उसी जगह पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। Then farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. तो सबसे पहले कैसा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, जिसका साइड दिया है इसका साइड दिया है 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, अगेन 10 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकंड। तो फार्मर है, अब सपोज करें कि यहां से फार्मर ने अपना जर्नी चालू किया पॉइंट ए से, बी सी डी, क्लियर, along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 seconds। तो ये एक राउंड जो है कितने में कंप्लीट कर रहा है, 40 seconds में। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपका एक वर्गाकार का क्षेत्र है जिसका एक क्या बोलना चाहिए, एक चक्र पूर्ण लगाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, और इस वर्गाकार जो दिख रहा है फील्ड, उसका जो लंबाई है कितना है, 10 मीटर है ना। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये जो किसान है उसका विस्थापन कितना हुआ रहेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो समझेंगे, अगर सपोज करिए वो जर्नी ए से चालू करता है और इस तरीके से घूम रहा है वो,
है ना। तो 40 सेकंड्स के बाद वो फिर से कहां पर आ जाएगा, ए पर आएगा, क्योंकि वो एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अच्छा 40 सेकंड्स के बाद फिर जो नेक्स्ट 40 सेकंड्स होगा वो फिर से कहां पर आ जाएगा, ए पर, मतलब 80 सेकंड्स के बाद फिर कहां पर आ जाएगा वो, ए पर। 120 सेकंड्स के बाद फिर से कहां पर आ जाएगा, ए पर। 160 सेकंड्स के बाद कहां पर आ जाएगा, ए पर, क्योंकि उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 40 सेकंड के बाद एक राउंड कंप्लीट करके वो ए पर आया, फिर अगले 40 सेकंड के बाद ए पर आ जाएगा। हमको निकालना कब का है, 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 2 मिनट मतलब 120 प्लस 20 मतलब 40 सेकंड्स। तो दोस्तों देखो एक चीज समझेंगे कि 120 सेकंड्स में ना वो कहां पर पहुंच जाएगा, देखिए देखिए, चालू किया शुरू में तो फिर 40 सेकंड्स के बाद ए पर पहुंचा, फिर 80 सेकंड्स के बाद फिर ए पर पहुंचेगा, फिर 40 सेकंड्स और लिया, 120 सेकंड्स के बाद फिर ए पर पहुंचेगा। अब 120 सेकंड्स के बाद एक्चुअल में वो फिर से कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 सेकंड। तो उसको पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते थे, तो आधा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 20 सेकंड। तो 120 सेकंड्स के बाद जो अगला 20 सेकंड है वो आधा चक्र पूरा करेगा, मतलब वो ए से कहां पर पहुंच जाएगा, सी पर पहुंच जाएगा। तो ये ए हो गया इसका इनिशियल पोजीशन और सी क्या हो गया, इसका फाइनल पोजीशन। हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या पढ़ा या क्या सीखा हमने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहला तरीका या सबसे पहला चीज क्या करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। सबसे पहला काम ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन से क्या करें, आप इसे जोड़ दें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, वही विस्थापन होगा इसका, है ना। तो देखें बिल्कुल मैथ्स आ गया यहाँ पर, ये 10 है ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो AC का लेंथ है वो क्या निकल करके आ जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस ये तो याद होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC आ जाएगा रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दिस इज 200 और ये आ जाएगा दिस इज 10 रूट 2। रूट 2 मतलब 1.414, तो ये आ जाएगा 14.14 मीटर। दिस इज द आंसर 14.14 मीटर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया। क्लियर है। तो आपको यही निकालना था, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का परिमाण जो है 14.14 मीटर, ये निकल करके आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा विस्थापन के लिए सत्य है वो बताना है। इट कैन नॉट बी जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने अभी देखा था, है ना, कि होम से स्कूल गया फिर होम में आ गया। तो जब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये जो है ना ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, लिखते हैं ना, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। सॉरी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा रहता है, उल्टा बोल दिया ये। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होना चाहिए, ना कि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम कहते ही हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। इस स्लाइड में मैंने आपको ये भी बताया था कि कहां पर उसका रेशो वगैरह भी हम यहाँ पर बढ़िया से निकाल लिए थे, है ना, ठीक है। ये वाले स्लाइड में कहाँ गया वो स्लाइड, हाँ इसको देखिए, यहाँ पर देखिए पूरा हमने लिखा हुआ है क्यों ऐसा हुआ था, अलग अलग रास्ते देखे थे हमने, ठीक है, कि आप अलग अलग डिफरेंट पाथ से जाएंगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट रास्तों पर निर्भर नहीं करता, वो केवल स्ट्रेट लाइन जो लेंथ है उस वही रहेगा, आप किसी भी रास्ते से जाएं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर किस केस में होता है, यूनिडायरेक्शनल मोशन के केस में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा ना कौन सी क्वांटिटी है जो नेगेटिव नहीं होती। तो हमने देखा ना डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सेक्शन 3 में आ जाते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आज का लास्ट सेक्शन है और इसके बाद फिर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स
प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोनों हमको डील करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्पीड को देख लेते हैं। तो देखिए स्पीड जो है ये एक बेसिक फॉर्मूला जो कि शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दूरी बटा समय, चाल कहलाता है ना। तो ये तो खैर पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो है। अब इस फॉर्मूले में क्या अवधारणा है, एजम्पशन है, और ये किस किस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, वो सारी चीजें अभी हमको देखनी है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक जनरल फीचर्स हम देख लेते हैं स्पीड का। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा, स्पीड में देखिए डिस्टेंस आ रहा है, टाइम, दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो स्पीड भी कैसा हो जाएगा, स्केलर, मतलब अदिश राशि। तीसरा, एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होगा सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m0, है ना। किलोग्राम तो है नहीं, m मतलब मास होता है, मीटर में पावर कितना है 1, तो l मतलब लेंथ मतलब 1, और सेकंड में पावर कितना है -1, तो यहाँ पर जो t आता है ना टाइम, उसमें क्या लगा देंगे -1, तो ये हो जाएगा m0l1 t⁻⁻1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आ गया। और इसके अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले लेक्चर में पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, है ना। आप चैनल के प्लेलिस्ट में, आरआरबी जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर चीजें अवेलेबल है। तो ये स्पीड का हो गया। अब दोस्तों स्पीड डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके, ठीक है। स्पीड डिफाइन करने के दो तरीके, पहला तरीका है इंस्टेंटेनियस और दूसरा है एवरेज। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसे हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस, और दूसरा है एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होता है या कब दिखता है, जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा है, तात्क्षणिक रफ्तार कितनी है गाड़ी की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड है जिसे औसत चाल कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला है ना, और वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया कहां से और किस तरीके से मतलब इसको डिफाइन और भी कर सकते हैं, मतलब और भी तरीके से इस एवरेज स्पीड को डिफाइन किया जाता है, ये आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। खैर, ये दो तरीके से एवरेज स्पीड को हम एक मेजरमेंट में लेते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि सपोज करें जहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है या गाड़ी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि ट्रेन जा रही है एक फिक्स स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको बताना है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का केस। बट प्रैक्टिकली आप बताएं, गाड़ियां जो चल रही हैं, आप भी गाड़ियां जो चलाते हैं, क्या हमेशा गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, क्या नहीं रह सकती, है ना। तो वो वाला केस जहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वो वाला केस जहां पर स्पीड कांस्टेंट है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान चाल। ठीक है, तो पहले आज हम अभी देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक समान चाल, ये हमको पढ़ना है अभी। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड के कुछ फीचर्स यहां पर पहले लिख लेते हैं। तो फीचर नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड का, कि स्पीड कैसा रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा, चाल नियत यानी कि अपरिवर्ती। मतलब गाड़ी का स्पीडोमीटर आप जब भी देखेंगे अब वो आपको एक फिक्स्ड स्पीड ही दिखाएगा। जैसे ट्रेन है वो चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर उसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल स्पीडोमीटर 80 का 80 ही दिखा रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड वो कैसे हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है, फिक्स, मतलब कांस्टेंट, अपरिवर्ती। ठीक है, तात्क्षणिक चाल, आप किसी भी इंस्टेंट पर देखोगे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड उतना ही मिलेगा जितना पहले था और आगे भी उतना ही रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। और इसी यूनिफॉर्म स्पीड में जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं
स्पीड इनटू टाइम। हर केस में नहीं लिखते, ध्यान देना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर गाड़ी अलग अलग स्पीड में चल रही है, आप कौन सी स्पीड को लोगे वहां पर, समझ रहे हो। तो यहां पर एक फिक्स स्पीड है, गाड़ी एक निश्चित चाल से ही गतिमान अवस्था में है, तो आप यहां पर वो कांस्टेंट स्पीड रखेंगे और ये लिखेंगे टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो फॉर्मूला है ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड है, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब सपोज करें कि मैं आपको एक क्या बोलना चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। सपोज करें कि कश्मीर से जैसे कि ये कश्मीर से यहाँ सपोज करें दिस इज कश्मीर है ना, माँ वैष्णो देवी मंदिर जो का एक स्टेशन है, शायद कातरा या ऐसा कुछ पड़ता है, और यहाँ पर नीचे है दैट इज कन्याकुमारी। अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है ना, और वो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ दैट इज 3796 किलोमीटर। क्लियर है। और इसको ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी जो ट्रेन है वो शायद हिमसागर एक्सप्रेस कुछ ट्रेन है, तो ट्रेवल करती है, और वो ट्रेवल करने के लिए वो जो टाइम लेती है वो लेती है 73 आवर्स। कितना टाइम लेती है वो, 73 आवर्स। अब एवरेज स्पीड ट्रेन का निकालना है हमको। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया 3796 किलोमीटर, और कितना टाइम लगता है जो हिमसागर एक्सप्रेस है उसको अप्रोक्सीमेटली लगता है 73 आवर्स। तो यहां पर जो हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड को ऊपर, उस फॉर्मूले से अगर हम जाते हैं एवरेज स्पीड औसत चाल, तो क्या देखा हमने कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 3796, है ना, और टोटल टाइम कितना आ रहा है दैट इज 73। तो ये निकल जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर, ये निकल करके आएगा। अब सपोज करें कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, क्योंकि हमने टाइटल में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ट्रेन कश्मीर के स्टेशन को छोड़ेगी, उस स्टेशन को, शायद कातरा स्टेशन है, उसको छोड़ेगी, तो कितना स्पीड से छोड़ रही है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वे कांस्टेंट स्पीड से कहां तक आ रही है, कन्याकुमारी तक, दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। तब तो हम कहेंगे ना कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है कि नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि ट्रेन एक फिक्स्ड स्पीड से आ रही है, कहां तक आ रही है, कन्याकुमारी तक निकल करके आ रही है। क्लियर है। तो तो ट्रेन एक फिक्स स्पीड से मान लेते हैं हम, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। तो ट्रेन एक फिक्स्ड स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ रही है। तो क्या उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी चेंज होगा क्या दोस्तों, नहीं होगा, है ना। किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे आप तो ट्रेन का जो स्पीडोमीटर है वो क्या शो करेगा, 52 किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा, हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं, इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो जो ट्रेन है कांस्टेंट स्पीड से आ रही है दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और ऑलरेडी जो इसका एवरेज स्पीड निकाला हमने वो कितना है, दैट इज 3796 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दैट इज 73। तो हम क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में कि जो एवरेज स्पीड निकल करके आया 52 और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, द एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, कि जब कभी भी कोई गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, 2 घंटे एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर एक ही स्पीड दिखाएगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा, कांस्टेंट स्पीड, वही किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड के। क्लियर। तो ये होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के कुछ फीचर्स हमने देखने थे, हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब इसी एग्जांपल में, इसी में मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बता देता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। अब देखिए सेम एग्जांपल हमने लिया, वही कश्मीर से कन्याकुमारी,
तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप एक्चुअल में बताइए कि क्या प्रैक्टिकली ट्रेन कांस्टेंट स्पीड में चल सकती है क्या, है ना। आपको पता है अलग अलग वहां पर स्टेशंस आएंगे, सिग्नल्स आएंगे ऊपर नीचे, तो कभी ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, कभी कम होगी, है ना। कभी 52 से ज्यादा रहेगी, कभी 52 से कम भी हो सकती है। क्लियर है। तो अलग अलग इंस्टेंटेनियस स्पीड वहां पर रहेगा। तो यहां पर जो पहला फीचर या पहला पॉइंट निकल करके क्या आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो डिफरेंट रहेगा, नॉट कांस्टेंट, हैज मेनी वैल्यूज। कुछ भी हो सकता है, कहीं गाड़ी रुकेगी 10, 20, 30, 40, 80, 90, कुछ भी हो सकता है। 52 से कम, 52 से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे ना एवरेज स्पीड की, जब बात करेंगे एवरेज स्पीड, तो वो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है ट्रेन, तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम है 73, तो एवरेज स्पीड अभी भी कितना रहेगा 52 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, kph। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो अलग अलग है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। बट एवरेज स्पीड 52 वो तो फिक्स है ना। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर नहीं रहते। दिस इज की पॉइंट। इस की पॉइंट के लिए ही मैं आपको बता रहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है दोस्तों कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते, है ना। अब देखें अभी भी क्या है कि यहां पर इसको जर्नी को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा था, सारी चीजें सेम है, 73 आवर्स ही लग रहा था। तो एवरेज स्पीड को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, आप समझिएगा कि यहां से जर्नी चालू हो रहा है ना, यहां से जर्नी चालू हो रहा है, दिस इज कश्मीर एंड दिस इज कन्याकुमारी। कितना टाइम लग रहा है जर्नी में, टाइम लग रहा है 73 आवर्स। क्लियर है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है, दैट इज 3796 किलोमीटर, 3796 किलोमीटर। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड हमने निकालना था, हमको पता है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस हमने लिया जो कि प्रैक्टिकल है कि भाई ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, अलग अलग स्पीड से जाएगी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग मिलेगा, बट एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 3796, टोटल टाइम है 73, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है 52 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। जो कि इंस्टेंटेनियस के बराबर नहीं है। मतलब किसी इंस्टेंट पर हो सकता है कि इसका 52 हो जाए, बट अलग अलग होगा ना, 52 पर फिक्स नहीं रहेगा। तो पहला की पॉइंट क्या आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरा चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझिएगा कि एवरेज स्पीड का एक और मतलब क्या होता है। तो प्रैक्टिकली ट्रेन अलग अलग स्पीड से 73 आवर्स ट्रेवल किया, तब जाके कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचा। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है या वो सिंगल स्पीड है जिससे कि ट्रेन को चलाया जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी 73 आवर्स में पहुंच जाए, और वो सिंगल स्पीड क्या होगी, दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो सेम जर्नी को सेम टाइम में करना है, लेकिन किसी एक कांस्टेंट स्पीड से करना है, तो उस एक कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। नेक्स्ट जो करना है हमको, दैट इज वेलोसिटी। बेहद इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी, सो व्हाट इज वेलोसिटी, नाउ इफ यू ऐड डायरेक्शन इन स्पीड, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, दैट विल बिकम वेलोसिटी, है ना। केवल आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बट उस स्पीड में आपने एक डायरेक्शन दे दिया, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स अपवर्ड, तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो जो जो स्पीड के फीचर्स है ना, वो सारे के सारे वेलोसिटी के फीचर्स हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज याद आता है ना, डायरेक्शन, जिसके कारण कुछ चीजें बस बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, एक चीज बस और कि स्पीड को हमने क्या लिखा है यहां पर, देखिए स्पीड को हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो कभी भी डिस्टेंस जीरो होता है क्या, या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव था क्या, नहीं। तो स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्पीड को हमने क्या कहा, डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्यों नहीं होता पहले देख चुके हैं, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस बाय टाइम का रेशो क्या है, स्पीड, तो इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी को जनरली डिफाइन किया जाता है v से लिखते हैं, और ये होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था, दिस इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, स्थिति में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। और फिजिक्स में जब कभी भी जैसे कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है, या किसी भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट इज वेलोसिटी, है ना, मतलब वेग, हिंदी में भी बता देता हूं, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को क्या कहा था, स्थिति में परिवर्तन, माना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटा समय। और यही जो स्थिति में परिवर्तन बटा समय है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिति का परिवर्तन दर, स्थिति का परिवर्तन दर, ठीक है। तो दर मतलब डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी होगा वो भी वेक्टर हो जाएगा, मतलब सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का था वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना सारी चीजें सेम है, बस बदल क्या गया है, आपका डायरेक्शन जुड़ गया। तीसरा कि जो वेलोसिटी है ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ये सब चीजें होंगी। अब वेलोसिटी भी दो तरीके से डिफाइन होगा, एक होगा इंस्टेंटेनियस और एक क्या हो जाएगा, एवरेज। क्लियर है। तो यहां पर जब एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस तो वही है कि भाई गाड़ी का जो स्पीडोमीटर दिखा रहा था ना, बस वही है, बट उसमें डायरेक्शन आप जोड़ देंगे। जैसे आप गाड़ी में टुवर्ड्स नॉर्थ से जा रहे हैं अगर, और गाड़ी का स्पीडोमीटर बाइक का दिखाता है 60, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो स्पीड हो गया। अब आपने लिख दिया 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन लगा दीजिए, वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तात्क्षणिक चाल में दिशा को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा तात्क्षणिक वेग। अब आ जाते हैं फिलहाल के लिए एवरेज वेलोसिटी में, औसत वेग। तो ये होता है दोस्तों, चूंकि वेलोसिटी है तो यह आएगा जो डिस्प्लेसमेंट है वही जो विस्थापन हम कहते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो सेम फॉर्मूला में कोई भी ऐसा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सॉरी, तो यहां तक हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब कुछ की पॉइंट, जैसा कि हमने वहां पर लिखा था, याद होगा आपको, कि जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा या बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। चलिए दोनों को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड। तो यहां से दूसरा कंक्लूजन क्या निकल कर के आ जाता है कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड से या तो बराबर रहे या तो छोटा रहे। मतलब कि वेलोसिटी और स्पीड का अगर आप रेशो निकालेंगे तो हमेशा 1 से बड़ा छोटा आएगा या बराबर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तरफ स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 बचेगा ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा स्पीड से कम। कहां से निकल करके आ रही है ये तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, वहां से ये निकल करके आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, वो हमने रटा की समझा, वो भी वहां पर समझा था। तो ऐसे आप एक चीज को समझेंगे ना, उससे लिंक करते जाइए दूसरे को, बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए नोट्स का, और फिर क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं डील करूंगा आप उसको करिए, तो चीजें इस तरीके से आपको क्लियर होते चलेंगी। तो ये हो गया वेलोसिटी और स्पीड का रेशो, यहां से हमने निकाला है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड बाय वेलोसिटी का रेशो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो जैसे वहां पर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाते हैं, वैसे यहां पर हम क्या देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, एक समान गति या एक समान वेग। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है दोस्तों कि एवरेज वेलोसिटी
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाते हैं। जैसे वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाते थे, वैसे ही यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब आपके मन में आ रहा होगा कि है क्या। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड को हमने क्या कहा था कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, वैसे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कैसी है इसकी, कांस्टेंट। मतलब ये सीधी रोड है अगर, और ये कोई बंदा चल रहा है ना, मान लीजिए इसका स्पीड है 5 फुट स्टेप्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितना फुट स्टेप ले रहा है, 5 फुट स्टेप, और ये डायरेक्शन लेट अस सपोज दिस इज नॉर्थ, तो इसका स्पीड हो गया 5 फुट स्टेप्स पर सेकंड। वेलोसिटी कहूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 फुट स्टेप्स पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 फुट स्टेप प्रति सेकंड उत्तर दिशा की ओर। इस तरीके से ये हम इसको लिखेंगे। तो ये जो है ये इसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, ना इसका डायरेक्शन चेंज हो और ना ही इसका स्पीड चेंज हो। मतलब ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही चलता रहेगा और उतने ही स्पीड से, दैट इज 5 फुट स्टेप पर सेकंड, उसी स्पीड से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और ऐसे ही मोशन को हमने एक और नाम क्या दिया था, बताइए, एक और नाम हमने ऐसे ही मोशन को क्या दिया था, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि ये पीछे नहीं आ रहा है, ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में। और इसी यूनिडायरेक्शन में हमने एक और चीज क्या देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहे थे, बराबर हो जा रहे थे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम नहीं रहेंगे। तो दैट्स ऑल। तो हमने इन 3 सेक्शंस हमने देखे, उनके हमने कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, है ना। बट अब इस टॉपिक का जो सेक्शन 3 है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बचा हुआ है, तो अब आगे हम वही करने जा रहे हैं। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई वस्तु एक समान गति में है तो उसके पथ का आकार कैसा दिखेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों देखो, जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात हो रही है तो क्या कोई उसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। मतलब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। अगर मैं जैसे सीधा चलना चालू किया तो मैं सीधा ही चलता रहूंगा, कहीं पर भी टर्न वगैरह अगर लिया तो डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा ना। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है, क्लियर है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब डायरेक्शन कैसा, पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी सरल रेखा। क्लियर है, चैप्टर का नाम ही है मोशन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर है आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, है ना। एक प्रयोग के दौरान स्पेस शिप से एक सिग्नल निकलती है जो कि ग्राउंड में, मतलब पृथ्वी पर कोई स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, वहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, 5 मिनट। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टाइम 5 मिनट, है ना। क्लियर है। What was the distance of the spaceship from the ground station? तो वो जो स्पेसशिप का दूरी है ग्राउंड स्टेशन से, वो हमको ज्ञात करना है ना। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। और वो जो सिग्नल है ना, जो स्पेसशिप से निकल करके अर्थ तक आ रहा है, उसका स्पीड दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि प्रकाश की गति है। तो सिग्नल जनरली विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट भी लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम है ना। वैक्यूम में कितना लेकर के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका स्पीड। तो स्पीड की बात करें तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हालांकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने के टाइम ऐसे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, ये मैं जनरली बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, d = स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड दिया है। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाने का एक कंडीशन था कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए।
तो भाई स्पीड कांस्टेंट है ना, यहाँ पर ऊपर पूरा का पूरा स्पेस है, सिग्नल स्पेस में ट्रेवल कर रहा है और स्पेस में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा वो, इनटू टाइम। अब यूनिट भी ध्यान दें, ये है मीटर पर सेकंड, मतलब यहां पर टाइम की यूनिट को क्या लिया गया है, सेकंड, बट यहां पर टाइम की यूनिट क्या दिया गया है, 5 मिनट्स। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 5 इंटू 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा दिस इज 5 इंटू 60। और ये डिस्टेंस है, ये मीटर है, तो ये आ जाएगा आपके मीटर में। क्लियर, आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो 3 5 15, 15 6 90, तो 3 5 900 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, और इसे आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। सो दिस इज द आंसर, स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? मतलब एक वस्तु है जो शुरू के 4 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय करती है और फिर अगले 2 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय करती है। तो हमको पूछ रहा है कि औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, कुल दूरी, तो पहले 16 मीटर फिर 16 मीटर, तो दिस इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर। टोटल टाइम पहले लगा 4 सेकंड फिर लगा 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 32 मीटर बाय 4 प्लस 2 6 सेकंड, तो ये आ जाएगा 6 5 32 and this is actually 6 3 so 5.3 meter per second. So this is approximate value 5.3, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 5.3, 16/3 ऐसा करके करेंगे। नेक्स्ट, द ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस के लिए लगा रहता है ना, ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। मतलब कार की ओडोमीटर जो है वो शुरुआत में, यात्रा के शुरू होने के समय में ओडोमीटर दिखा रहा है 2000 किलोमीटर और यात्रा खत्म होने पर वो दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, और जो यात्रा है उसमें जो समय अंतराल लगा वो लगा 8 घंटे। तो औसत चाल ज्ञात करना है दो मात्रक प्रणाली में, 1 किलोमीटर पर आवर में और 1 मीटर पर सेकंड में। चलिए, तो एवरेज स्पीड निकालना चालू करते हैं, पहले निकाल लेते हैं फिर बाद में यूनिट करते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों शुरुआत में ओडोमीटर दिखा है 2000 और जर्नी के बाद दिखा रहा है 2400, तो टोटल कितना चला वो भाई 400 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा यहाँ पर 8 आवर, तो ये आ जाएगा 8। So this is actually 8 5 40, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने निकाल लिया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब जब इसी को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपको पता है किलोमीटर को 1000 लिखेंगे और नीचे 1 आवर के लिए 3600 सेकंड्स। ये भी हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये 5/18 करना होता है ना। इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन ज्यादा लंबा है, सॉल्यूशन उससे छोटा है। नेक्स्ट, अंजलि स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find her average speed and average velocity. देखो क्या दिया गया है, सपोज करिए दिस इज अ स्विमिंग पूल, है ना। एक कोई स्विमिंग पूल ले लिया हमने यहाँ पर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अब कोई स्विमर है, हर नेम इज अंजलि, तो यहां से स्विम करना चालू किया, है ना, यहां से स्विम करना चालू किया और यहां पर पहुंचना है। क्लियर है? तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। अब ये क्या दिया है क्वेश्चन में, 90 मीटर लॉन्ग पूल है ना, तो ये कितना है 90 मीटर, ठीक है, और 180 मीटर एक सॉरी, तो 90 मीटर लॉन्ग है, तो अगर वो ए से बी जाती है, ए से बी,
तो ए से बी जाने में लगेगा 90 मीटर, और फिर जब वो बी से ए आएगी तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 90 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 180 मीटर। तो क्वेश्चन में दिया है कि 180 मीटर को वो कितने टाइम में कवर कर रही है, 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब यहां से एक छोर से दूसरे छोर और फिर वापस, एंड बैक अलोंग द सेम पाथ बाय ऑन द स्ट्रेट पाथ। क्लियर है ना? तो पहले क्या हुआ, वो ए से जर्नी चालू की स्विमिंग पूल में, कहां पर गए, स्ट्रेट पाथ फॉलो करके बी पर पहुंची दूसरे एंड में, तो कितना कवर कर लिया, 90 मीटर। फिर वो वहां से बी से फिर सेम पाथ में कहां पर आती है, ए पर आती है, फिर कितना कवर कर लिया, 90 मीटर। तो टोटल कितना कवर किया, 180 मीटर। कितने टाइम में कवर किया, 1 मिनट में कवर किया। तो निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। दोस्तों एवरेज स्पीड की बात करें तो बेहद आसान है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर। टोटल टाइम 1 मिनट को एसआई सिस्टम में कर लेंगे तो 60 सेकंड्स हो जाएगा, 61 जा 63 जा, तो दिस इज एक्चुअली 3 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगेन टाइम कितना भी लगे ये हो जाएगा 0। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? डिस्प्लेसमेंट क्या है, चालू ए से किया, वापस फिर किस में आ गई, वो ए पर। तो हमने ऐसे केसेस देखे ना जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। इसलिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या निकल करके आ जाएगा, 0। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. So दोस्तों ये है, सपोज करें दिस इज, ये ऐसा दिया हुआ है यहां पर, है ना, और डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है वो भी देख लें। सो द डायमीटर इज, आई थिंक दिस इज डायमीटर, डायमीटर कितना है, हाँ 200, व्यास कितना दिया हुआ है, दैट इज 200 मीटर। तो एक एथलीट है, सपोज करिए ए से जर्नी चालू किया, है ना, तो एक राउंड कितने टाइम ले रहा है वो कंप्लीट करने में, मतलब ए से जर्नी चालू करके फिर ए में आ गया एक राउंड, तो उसको कितने लग रहे हैं, 40 सेकंड्स। तो 40 सेकंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो हमको दूरी और विस्थापन ज्ञात करने उस एथलीट का 2 मिनट 20 सेकंड में। क्लियर है ना? तो 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 2 मिनट मतलब 16 × 120 प्लस 20 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स। सो लिसन, ये जो 120 सेकंड्स है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिस 120 सेकंड्स इज इक्वल टू 40 सेकंड्स इंटू 3, ठीक है, एंड दिस इज 20 सेकंड, ठीक है। अब इसको देखिए, 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करते थे, ये जो एथलीट है 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 120 सेकंड मतलब 40 सेकंड कितने बार आया, 3 बार, है ना। तो 40 सेकंड में एक राउंड, फिर अगले 40 सेकंड मतलब टोटल 80 सेकंड्स में 2 राउंड, फिर अगले 40 सेकंड मतलब 120 सेकंड्स में 3 कंप्लीट राउंड, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 40 × 3, तो 3 राउंड यहां पर हो गया, है ना। तो जब वो 40 सेकंड में 3 राउंड कंप्लीट, 40 सेकंड में जब वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, हाफ राउंड। तो ये 20 सेकंड्स में कितना राउंड हो जाएगा उसका, हाफ राउंड। तो द पॉइंट इज कि ये एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकंड्स, दूसरा राउंड 80 सेकंड्स, तीसरा राउंड 120 सेकंड्स, फिर हाफ राउंड ये फाइनली कहां पर पहुंचा, बी में। क्लियर है? तो टोटल कितने राउंड्स हो गए 140 सेकंड्स में, बताइए। तो 140 सेकंड्स मतलब 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स, तो ये हो गया हाफ राउंड, है ना। और 120 सेकंड्स में कितने हो गए, 3 राउंड, तो 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, तो कितना हो गया, दिस इज 3.5 राउंड। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों बहुत आसान है, डिस्टेंस जब आप निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ मतलब सर्कुलर ट्रैक में कवर किया, तो एक राउंड कवर किया मतलब एक सरकमफरेंस, दूसरा राउंड कंप्लीट किया तो दूसरा सरकमफरेंस, परिधि जिसे कहते हैं, और तीसरा राउंड कंप्लीट किया तो तीसरा सरकमफरेंस, और फिर आधा राउंड कंप्लीट किया। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या निकल करके आएगा भाई, जितना भी सरकमफरेंस है एक राउंड का मल्टीप्लाइड बाय 3.5,
है ना, क्योंकि 3.5 सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट किया, अगर 3.5 राउंड किया तो यहां पर आएगा 3.5 इंटू सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, है ना, या तो पाई इंटू डी। तो ये पाई इंटू डी मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 200 तो 7 1 जा, ये आ जाएगा 7.5 जा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 2 44, और ये 100 इससे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 50, तो दिस इज 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 22, और ये आ जाएगा इतना। तो ये डिस्टेंस निकल करके आ गया दोस्तों, कितना निकल करके आया देखिए 2200 मीटर, ये डिस्टेंस है 2200 मीटर, है ना। तो चाहे तो आप इसे पॉज, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, ये इनिशियल पोजीशन, आधा राउंड कंप्लीट किया तो फाइनल पोजीशन। जब आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है डायमीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल करके आ जाएगा डायमीटर के बराबर, मतलब 200 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। अब ये आधा सर्कल तो कंप्लीट कर लिया ना, आधा राउंड मतलब आधा सर्कल, तो ये ए है और ये बी है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों को जोड़ेंगे, ये आधा सर्कल कंप्लीट कर चुका है, तो ये जो लाइन है ये कहां से जाएगी, सेंटर से जाएगी, और ये जब स्ट्रेट लाइन सेंटर से जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, नेक्स्ट, रोनाल्डो जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 50 सेकंड्स एंड देन, देखो तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए से जर्नी चालू किया, है ना, 2 मिनट, ए से जर्नी चालू किया, कहां तक जाता है, बी तक जाता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, ए से जर्नी चालू किया, बी तक गया, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है दैट इज 300 मीटर। आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, और जो टाइम लग रहा है ए से बी जाने में दैट इज 2 मिनट्स 50 सेकंड्स। तो ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है उसको मैंने T1 मान लिया, तो वो है 2 मिनट्स 50 सेकंड्स। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स और 50, तो 120 प्लस 50 दैट इज 170 सेकंड्स। और ए से बी जाने के बाद फिर कहां पर आ जाता है वो, 100 मीटर बैक आ रहा है। तो जर्नी कुछ इस तरीके से है कि पहले वो ऐसा गया सीधा यहां पर, ठीक है 300 मीटर, और फिर वहां से वो बैक होकर के कितना आ रहा है 100 मीटर। तो ये जो सेकंड आ रहा है ना, सपोज करिए ये ए लिया ये बी लिया, इस पॉइंट को क्या ले लीजिए सी, और जो बीसी है उसको ले लीजिए 100 मीटर। तो रोनाल्डो पहले ए से बी गया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर, फिर बी से यू टर्न लेकर के वापस आ रहा है, कितना आया 100 मीटर। इट इज लाइक मैं ऐसा गया पहले 300 मीटर, फिर यहां से टर्न लिया, अब मैं फिर कितना आया 100 मीटर। क्लियर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो बी से सी आने में जो इसको टाइम लग रहा है उसको हम I mean दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब कि दैट इज 60 सेकंड्स, हमने उसको T2 मान लिया। तो व्हाट आर द रोनाल्डोज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो पहले जो हम कंसिडर करते हैं वो करते हैं ए टू बी का, और इस केस में हमको दोनों चीजें निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। पेशेंस के साथ देखिए, आपको पूरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। मास्टरपीस है ये, है ना। इस ऐसे एक क्वेश्चन कर लीजिए, 50 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मास्टरपीस है, आपके दिमाग को खोलेगा। तो सबसे पहले ए से बी टोटल जर्नी समझेंगे, पहले वो ए से बी जा रहा है फिर बी से सी जा रहा है। बट क्वेश्चन को 2 पार्ट में यहां पर हमको निकालना है। पहले हमको कंसिडरेशन में लेना है जर्नी ए से बी, ए से बी के लिए एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलिए चालू करते हैं। तो जर्नी ए से बी, तो दोस्तों जब ए से बी की बात होती है ना, तो एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस और नीचे आएगा टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी का दैट इज 300, और टोटल टाइम जो लग रहा है ए से बी जाने में दैट इज 170।
तो ये कैंसल होगा एंड दिस विल बी 30/17 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब ए से बी जब वो जा रहा है, जस्ट टेल मी वन थिंग, वो मोशन कैसा है? एक डायरेक्शन में ही है ना, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या आ जाएगा? बराबर आएगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। चलिए, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, जब ए से बी जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जर्नी है ना, ए से बी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही आएगा। तो टोटल डिस्टेंस में भी 300 मीटर आया और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें भी 300 मीटर ही आएगा, क्योंकि ये ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए तो उतना ही आएगा 300 मीटर। ऐसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन जर्नी में यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 300 और टाइम तो आपको पता ही है 170 सेकंड्स, तो ये आ जाएगा 30/17 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया कौन से केस के लिए निकल करके आ गया? ये ए से बी। अब हमको करना है ए से सी के लिए। चलिए उसको कर लेते हैं ए से सी के लिए, है ना। तो अगला जो जर्नी है यहाँ पर, दिस इज फॉर ए टू सी। अब इस ए टू सी के लिए निकालना है, क्या बोलना चाहिए? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही है ना, आदिकाल से जो चला आ रहा है, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जर्नी है ए से सी, तो पहले ए बी गया, फिर कहां पर आया? बी सी, और टोटल टाइम जो है ना वो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो यहां पर क्या होगा? देखिए, ए बी है 300 और जो बी सी है दैट इज 100। टाइम जो है पहले लग रहा था 170, फिर उसके बाद यहां पर देखिए तो बी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है? 60। तो टोटल जब दोनों को ऐड कर देंगे दैट विल बी 230। तो 170 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 170 प्लस 60 दैट इज 230। तो ये हो जाएगा दिस इज 40/23 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड तो हमने निकाल लिया। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की जब बात आती है तो यहां पर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे आएगा टाइम। क्लियर है? अच्छा, एक चीज समझेंगे यहां पर कि अब देखिए जर्नी जो ए से सी हो रहा है ना, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, क्योंकि पूरी जर्नी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। ए से बी तो फिक्स डायरेक्शन है, बट बी के बाद क्या हो रहा है? वो तो यू टर्न ले लिया, अब डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसीलिए यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? आपको ध्यान में है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे बताइए? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते थे, है ना। तो ये यहां से जर्नी चालू किया ए से, फाइनली कहां पर पहुंचा? सी पर। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस, ये क्या होगा? दिस इज एक्चुअली 200 मीटर। क्यों? क्योंकि पूरा ए से भी कितना है? 300। वापस कितना आया? 100। तो बचेगा कितना? 200। भाई ए से बी गया 300, वापस कितना आया? 100। तो बचेगा कितना यहाँ पर? 200। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 200, और टाइम पूरा जर्नी में कितना लग रहा है? वो तो उतना ही है, दैट इज 230। ये कटेगा और दिस विल बी 20/23 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हैं आप, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम आ रहा है ये, और यही हमने वहां पर कंक्लूजन में लिखा भी था। तो ये हो गया इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहां पर सी आ गया इसलिए डिस्प्लेसमेंट बदल गया यहां पर। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला हमने? इनिशियल पोजीशन था ए, फाइनल पोजीशन क्या था? सी। इसी लाइन पर गया, इट इज लाइक, है ना, ये ए से जर्नी चालू किया था, ये ऐसे गया, कहां पहुंचा? बी पर, यू टर्न लिया, उसी लाइन में फिर क्या हुआ? वो वापस आ गया। कहां तक वापस आया? सी तक। ये पूरा का पूरा कितना था? 300। वापस कितना आया? वो 100। तो बचेगा कितना? 200, है ना। तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन ए। सी क्या हो गया? फाइनल पोजीशन, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया? 200 मीटर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया? 200 मीटर लिया। क्लियर है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता था ना,
जो डिस्प्लेसमेंट होता था, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड्स, हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी को लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। ठीक, नेक्स्ट, a driver drives his car at the constant speed and covers a distance of 288 meter in 60 seconds, find the speed। तो कांस्टेंट स्पीड अगर है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है वहां पर, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है 288 और टाइम है 60, क्लियर है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 288 बाय 60। चलिए करिए, चालू करिए। तो दिस इज एक्चुअली 2 30s, 2 1s, 2 4s, and this is 2 4s। Again this is 1 4, 3 4s are 12, so this is 3 4s are 12, 2 3 8s are 4.8, so this will be 4.8 meter per second। Next, किरण swims in a 90 meter long pool, again ये किरण वाला हम लोग किए थे। she covers 360 meter in 2 turns by swimming from one end to the other and back along the same position of straight path, find the। अच्छा देखो दोस्तों, देखिए हमने इससे कॉम्प्लिकेटेड किया था, वही स्विमिंग पूल है, ए से जर्नी चालू की किरण, कहां तक गई, तैरते तैरते बी तक गई, जो कि कितना है 90 मीटर। वो बी से फिर वापस आ गई सेम पाथ में, फिर यहां से 2 टर्न लगाई, फिर कहां पर गई, दूसरे एंड बी में, फिर वापस आ गई। तो ऐसे करके क्या हुआ, ए से बी गई, फिर बी से ए, फिर ए से बी और फिर बी से ए। तो 90 मीटर को कितने बार ट्रेवल किया, 4 टाइम्स, तो टोटल डिस्टेंस तो 360 मीटर आएगा, नो डाउट। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए ही है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी, वो भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे क्वेश्चंस हमने वहां पर देखे, हमने फिर इसका डिस्टेंस भी शायद निकाला था पिछले वाले में। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब वस्तु की स्थिति का परिवर्तन दर क्या कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोस्तों ये क्या था, आप किसको बदल रहे हैं, पोजीशन को बदल रहे हैं। तो हमने वेलोसिटी के डेफिनेशन में क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब वेग, वेग बराबर वस्तु की स्थिति का परिवर्तन दर। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल, है ना। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग बराबर होती है, कब, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। तो क्या कोई भी ऑप्शन यहां पर दिख रहा है क्या, यूनिफॉर्म मोशन का, नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन आएगा डी। हालांकि ये आगे के टॉपिक का है, ये स्लाइड यहां पर आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर होता ना यूनिफॉर्म मोशन, तो वही आपका आंसर होता। हमने की पॉइंट्स में हमने लिखा भी था कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है। क्लियर है, या तो यूनिफॉर्म मोशन लिख सकता है ऑप्शन में तो वो होता, या तो होता यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन को, हल्का सा बता देता हूं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब जब हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो उसमें चेंज कितना हो जाएगा, 0, है ना। कांस्टेंट मतलब अपरिवर्ती, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब कितना आ जाएगा, उसका परिवर्तन कितना होगा, 0। तो 0 बाय टाइम क्या निकलेगा, 0, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0, इसलिए ये वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइवन डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड, अनइवन स्पीड, इक्वल स्पीड, रोटेशनल स्पीड। अनइवन आप इसे कह सकते हैं, हालांकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए। देखिए होता क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समझिए, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हमने क्या कहा था इसको, कांस्टेंट स्पीड, अपरिवर्ती चाल। एग्जांपल के लिए क्या लिया था हमने, जैसे ट्रेन की स्पीड वहां पर हमने देखा था स्लाइड में 52 किलोमीटर पर आवर है।
अगर यूनिफॉर्म है मतलब इसके ट्रेन की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हो रहा है कि ट्रेन कवर्स 52 किलोमीटर इन 1 आवर। एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 52 किलोमीटर। इसका मतलब हर एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 52 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थ्रू आउट द एंटायर जर्नी अगर वो हर घंटे में 52 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ट्रेन की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड का एक डिफिनेशन क्या निकल करके आता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो वस्तु को हम कहते हैं कि वो एक समान चाल में है या गतिमान है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि यहां पर लिया मैंने 52 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ट्रेन चल रही है तो हर घंटे, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है उसका, तो हर घंटे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 52 किलोमीटर। तो इक्वल डिस्टेंस हो गया 52 किलोमीटर और इक्वल टाइम इंटरवल हो गया 1 घंटे या 1 आवर। तो हर 1 आवर में वो इक्वल डिस्टेंस 52 किलोमीटर पर आवर 52 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम कहेंगे कि वो ट्रेन कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। और अगर वो उसकी स्पीड चेंज होती है, अभी 50 हो गई, फिर 120 हो गई, फिर स्टेशन आने वाला है, किसी को पास दिया 20, 10, 0 हो गई, तो क्या होगा, उसका स्पीड बदलते जा रहा है। इसका मतलब वो हर 1 आवर में, एवरी 1 आवर, हर एक घंटे में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या वो डिस्टेंस कवर करेगा वो अलग अलग होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन भी यहीं से निकल करके आता है और वो क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, कैसा होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपने टाइम इंटरवल तो फिक्स रखा, मान लीजिए 1 घंटे की बात करें, तो अगर ट्रेन स्लो चल रही है तो पहले 1 घंटे में क्या होगा, वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है तो अगले 1 घंटे में क्या होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो हर 1 घंटे में, मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगा वो अलग अलग होगा। तो ये डेफिनेशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो इसी अनइक्वल डिस्टेंस को यहां पर जो अनइवन लिखा है ना, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अनइक्वल। फिर भी बाकी ऑप्शंस को देखते हुए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म स्पीड वगैरह ये ऑप्शन को स्किप करिए, ठीक है, ये सब में नहीं जाएंगे। यहां पर अनइक्वल करेंगे, करेक्शन कर लेंगे और ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक निश्चित दिशा में वस्तु की गति को क्या कहते हैं, वेग। Next, an iron sphere of mass 30 kg has the same diameter as an aluminum sphere of the mass 10.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from, ठीक है दोस्तों, ये पहले के लेक्चर्स में भी हमने देखे हैं कि एक जगह आपने लोहे का आयरन बॉल लिया और एक क्या लिया, एल्यूमिनियम का गोला स्फीयर, दोनों को क्या किया, सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया, गिराया। तो पूछ रहा है कि जब वो दोनों जमीन से 10 मीटर ऊपर रहेंगे तब इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहने वाली है। समझिएगा, पहले तो आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें तो भले उनका क्या बोलना चाहिए, एक का मास है 30 kg, दूसरे का 10.5 है, क्लियर है, दिस इज एल्यूमिनियम। तो ना कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने गिरा दिया, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कितना भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा गिरा दिया, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स में एक चीज फिक्स रहती है, एक्सेलरेशन। क्योंकि अर्थ जो है, आपको पता है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटी कहते हैं। तो उस पुल के कारण, उस ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आता है और उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो जी है ना, वो कैसा रहता है, वो कांस्टेंट रहता है दोस्तों। हर ऑब्जेक्ट के लिए जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। चाहे आप इधर बड़े से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट गिरा दें, पूरे 1 टन का कोई ऑब्जेक्ट गिरा दें और 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट गिरा दें, आप दोनों के दोनों जमीन पर सेम टाइम पर पहुंचेंगी, ठीक है। ये फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडेड वहां पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वैक्यूम है
और एक तरफ आपने 1 टन के चट्टान को गिरा दिया और एक तरफ आपने 1 ग्राम का जो सरसों दाना आता है, मस्टर्ड सीड, हाँ, उसको गिरा दिया, सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराया, तो दोनों ग्राउंड पर एक ही टाइम पर पहुंचेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, सॉरी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों का जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या त्वरण है वो रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दोनों में एक्सेलरेशन भी सेम लग रहा है, सेम हाइट से ही ड्रॉप किया गया है, सारी चीजें सेम है और दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सब चीज सेम है। और चूंकि एक्सेलरेशन सेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो टाइम लेगा वो डिस्टेंस कवर करने में या ग्राउंड पहुंचने में, वो दोनों के दोनों सेम टाइम लेंगे, है कि नहीं? ठीक है। बाकी इसके बाद में जब हम मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें चीजें आपको और क्लियर होंगी। ठीक है, आज मैं आपको हल्का सा हिंट दे दिया हूं। तो दोनों के लिए क्या सेम रहेगा इस क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन विल बी सेम। बाकी क्यों सेम नहीं रहेगा उसको भी देख लेते हैं। मोमेंटम की बात करें तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास दोनों का अलग है, मोमेंटम अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है हाफ mv², अगेन मास इज डिफरेंट, तो डिफरेंट। पोटेंशियल एनर्जी mgh, फिर से मास आ गया, तो इन सब में मास आ रहा है कि नहीं? बट जी सबके लिए कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं, और बहुत ही डिटेलिंग से चल रहा है तो नोट्स बनाते चलिए, यू विल एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।